नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध जिसका शीर्षक है साहित्य की साधना। हालांकि ये जो पुस्तक है पुरानी पुस्तकों को देखते हुए मेरे हाथ लगी है प्रवाल भाग 1, जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए 1990 का संस्करण था। सिलेबस बदल चुका है, विद्यार्थी बदल चुके हैं, लेकिन हमारे समय के जो विद्यार्थी हैं वो इस पुस्तक से ज़रूर खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। और जितने भी आधुनिक विद्यार्थी भी हैं, जितने भी साहित्य साधक हैं, साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, उनके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह जो निबंध है बहुत ही सार्थक और सुंदर निबंध साबित होने वाला है। असल में द्विवेदी जी ऐसे लेखक हैं जो सिर्फ एक युग विशेष के लेखक नहीं हैं। युग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन उनका जो लिखा है वह हमेशा ही उतना ही सार्थक रहेगा जितना उनके ज़माने में रहा है। आज हालांकि इंटरनेट का युग आ गया है, छापे खाने के युग से हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें उतनी ही सार्थक हैं जितनी उनके समय में थी। मैं इस निबंध का थोड़ा सा परिचय आपको करवा देती हूँ। साहित्य की साधना एक विचारोत्तेजक निबंध है जिसमें द्विवेदी जी ने आधुनिक लेखन की स्थिति और नए दायित्व का बोध लेखकों और कवियों को कराया है। आधुनिक साहित्य के लक्ष्य बदल गए हैं। प्राचीन साहित्य की भांति यह कल्पना, विलास और रसास्वादन का साधन मात्र नहीं रह गया है, बल्कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवाहक बन गया है। आज के साहित्य का लक्ष्य सामाजिक मनुष्य का मंगल विधान करना है। आज के साहित्यकारों को अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु निर्माण करके ज्ञान विज्ञान को सहज सरस बनाकर जन जन के लिए सुलभ कराना है। इसके साथ ही लेखक ने अधकचरा साहित्य लेखकों को सावधान भी किया है कि जल्दी में लिया गया निर्णय और जल्दी में लिखा अधकचरा साहित्य प्रजातांत्रिक समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि प्रचार प्रसार के माध्यम तीव्रगामी हो गए हैं। आज की स्थिति में कहें तो अति तीव्रगामी हो गए हैं। तो साहित्य की साधना मैं प्रस्तुत करती हूँ आपके सामने। आज साहित्य मनुष्य के अन्य प्रयत्नों से विच्छिन्न और अपने आप में स्वतंत्र वस्तु नहीं रह गया है। एक बार और पढ़ देती हूँ। आज साहित्य मनुष्य के अन्य प्रयत्नों से विच्छिन्न और अपने आप में स्वतंत्र वस्तु नहीं रह गया है। विभिन्न संघर्षों की चिंगारियों से वह अपने को बचा नहीं सका है और स्वयं का साधन बनने लगा है। जो लोग प्राचीन सरस साहित्य के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने उदार कल्पनाओं और विदग्ध वापियों के जादू भरे उद्यान में शांति की सांस ली है, वे आज के साहित्यकों की दौड़ धूप और व्यस्तता को देखकर हैरत में आ गए हैं। वे आश्चर्य से देखते हैं कि आज न जाने कौन सा पागलपन इन साहित्यकों पर सवार है कि वे हर चिथड़े को बटोर लेना चाहते हैं और गर्व के साथ घोषणा करना चाहते हैं कि वे इन चिथड़ों में आग लगाकर ही दुनिया को रोशनी देंगे। जिन लोगों को प्राचीन साहित्य के रसमय लोक में घूमने का अवसर नहीं मिला, वे भी कम आश्चर्य में नहीं हैं। अपनी बात को अधिक स्पष्ट भाषा में न कहकर वे उदासीनता के साथ कहते हैं, जमाना बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। परंतु कम लोग ही सोचते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या है। जमाना कोई पागल ऊंट नहीं है कि वह तेजी से भाग खड़ा होगा। आखिर जमाने के भागने का मतलब क्या है? मतलब बहुत स्पष्ट भी नहीं है। जीवन के विभिन्न मूल्यों में नित्य परिवर्तन हो रहे हैं। कल जिसको मनुष्य नगण्य समझता था, आज उसका दाम बढ़ गया है। किसी जमाने का सुसंस्कृत समझा जाने वाला व्यक्ति वंश विशेष में उत्पन्न दूसरे व्यक्ति को छू लेने पर गंगा स्नान करना आवश्यक समझता था, परंतु आज ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति असंस्कृत माना जाने लगा है। यही एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। हर समय मनुष्य इन बदलते हुए मानों के प्रति सचेत नहीं होता। सबकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म भी नहीं होती कि बदलने वाली गति को पहचान सके। पर एक दिन बदली हुई प्रवृत्ति मन छोड़ने वाली परिस्थिति के रूप में सामने आ जाती है।
तो आदमी लाचार होकर कह उठता है, जमाना बड़ी तेजी से भागा जा रहा है, जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। साहित्य की दुनिया में इन बदलते हुए मानों ने उत्पात मचा रखा है। कठिनाई यह है कि साहित्यिक, यदि वह सचमुच साहित्यिक है, औसत आदमी की अपेक्षा कुछ पहले ही इन परिवर्तनमान मूल्यों का अंदाज लगा लेता है। आजकल साहित्य केवल सहृदयों की आलोचना और रसास्वादन की वस्तु नहीं रह गया है। छापे की मशीनों ने इसमें भी प्रजातांत्रिक गंध पैदा कर दी है। अनिवार्य शिक्षा आवश्यक मान ली गई है। उसके साथ ही साथ समूची जनता को साहित्य की शिक्षा देने का व्रत भी ले लिया गया है और उस व्रत को कार्यान्वित करने के लिए साहित्य शिक्षकों की भारी भरकम पलटन भी तैयार हो रही है। यह अब आवश्यक हो गया है, इसको अब कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यह भी जमाने की तेज रफ्तार है, अर्थात महाकाल देवता के अप्रतिरोध्य रथ चक्र का निर्मम संचालक है, जिसमें कोई समता नहीं है, कोई दया नहीं है, मनुष्य के कोमल मनोभावों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कल्पना और भावुकता के द्वारा रचे हुए लोकों के प्रति कोई भावालोता नहीं है। वह तेजी से दौड़ा जा रहा है और जो भी उसके पहिए के नीचे आ जाता है उसे चूर्ण विचूर्ण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। अनिवार्य शिक्षा हो करके ही रहेगी। साहित्य के शिक्षकों की सेना भी भर्ती होकर ही रहेगी और हम माने या न माने, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, साहित्य भी सर्वजन की संपत्ति होकर ही रहेगा। ऐसी अवस्था में ऐसे साहित्य के समालोचक भी पैदा होंगे जो सच्चे साहित्यिकों की अनुभूति को साधारण औसत आदमी की तरह ही ठीक से न समझकर उदासीनता से कह देंगे, जमाना है। लेकिन कठिनाई यही नहीं समाप्त हो जाती। साहित्यिकों में भी पंख खोसकर बने हुए मोरों की कमी नहीं है। प्रजातांत्रिक साहित्य में यह होगा ही। हवा में उड़ते हुए विचारों को आत्मसात किए बिना आधुनिक बनने का प्रयत्न बराबर ही होता रहा है, आज भी हो रहा है। यूरोप में मनोविश्लेषण शास्त्र की नई थ्योरी निकलती है और हिंदुस्तान का अधकचरा साहित्यिक उसे खाकर बिना पचाए ही वमन कर देता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि वह जो कुछ कहने जा रहा है वह उसका कहाँ तक अपना है, कहाँ तक उसे वह सहज बना सका है। उसे केवल आधुनिकता का नशा है और किसी प्रकार वह पांचों सवारों में नाम लिखाना चाहता है। मुझे खुशी है कि हमारे साहित्य में केवल ऐसे अधकचरे लोग ही नहीं हैं, बल्कि ऐसी भी कृति हैं जिन्होंने इन सिद्धांतों का मंथन किया है, इन्हें पचा लिया है और सहज भाव से इन्हें अपना लिया है। जब ऐसे सच्चे साहित्यकार इन सहज बातों को सहज ढंग से कहने लगते हैं तो उसकी दीप्ति छिपती नहीं है। जैसे पचे हुए भोजन की आभा चेहरे पर कांति के रूप में प्रकट होती है, उसी प्रकार इन साहित्यकारों के नवीन विचार इनके साहित्य में नवीन कांति का रूप धारण करते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं ये सब। वे साहित्य लक्ष्मी के सौंदर्य में नए आभरण का योग करते हैं, परंतु इनकी संख्या साहित्य में बहुत कम है। अधिकतर उन्हीं लोगों ने विशिष्ट स्थानों पर अधिकार कर रखा है जिनका भोजन पचा नहीं है और जो केवल खट्टी डकारों से वायुमंडल को दूषित कर रहे हैं। ज्ञान का सहज बनना बहुत आवश्यक है। यदि आपके लिखने में आपका सुचिंतित मत उसी प्रकार सहज गति से आ रहा है जिस प्रकार माता के दूध में पौष्टिक तत्व अनायास आ जाते हैं, तो कोई परवाह नहीं। आज के युग में उस लेखक की कोई कीमत नहीं जिसका कोई अपना मत न हो। मत का होना बुरी बात नहीं है, सच्चाई के साथ अपने विश्वासों को कह देना भी बुरा नहीं है।
परंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आज के साधन संपन्न युग में सभी प्रकार की बातों का फैलाना आसान हो गया है। यदि असावधानी से जल्दी में निर्णय किया हुआ मत या उधार लिया हुआ मत हम प्रचारित करने लगें तो सामाजिक अमंगल की आशंका है। हमारे देश में साहित्यकारों की एक बड़ी भारी अनुकरणीय परंपरा हमें विरासत में मिली है। वह है ज्ञान के प्रति गंभीर निष्ठा की परंपरा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। साहित्य केवल मन की उमंग में आया हुआ मानसिक उल्लास मात्र नहीं है, वह एक पवित्र कर्तव्य है। उसे लिखकर मनुष्य वर्तमान और भावी पीढ़ियों को प्रभावित करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे साहित्यकारों के चित्त में जो घोर मंथन हुआ है, उसके फलस्वरूप कोई बड़ी कृति लिखी गई है या नहीं, इसका उत्तर भविष्य ही देगा। परंतु एक बात निश्चित सी लग रही है कि लड़ते झगड़ते हम लगभग एक निश्चित निर्णय तक पहुंच सके हैं। साहित्यकारों ने यह अनुभव किया है कि हमारे लिखने का लक्ष्य सामाजिक मनुष्य का मंगल विधान है। मनुष्य एक है, विषमताएं मनुष्य मात्र को प्रभावित करती हैं। सारी मनुष्य जाति को अखंडनीय और अविच्छेदनीय एक मानकर ही हम उस सामाजिक मंगल का मार्ग सोच सकते हैं जिसे उपलब्ध किए बिना मनुष्यता का त्राण नहीं है। हमने मनुष्य को, सामाजिक मनुष्य को इसी मृत्युलोक में सुखी और समृद्ध, अज्ञान और परमुखापेक्षता से मुक्त बनाने के महान सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है। व्यक्तिगत संस्कारों और रुचि के कारण हमारे भीतर मतभेद बहुत हैं, पर आज के किसी साहित्यकार से यदि आप कहें कि उसकी रचना सामाजिक मंगल के आदर्श से च्युत है तो वह लज्जित अवश्य होता है और प्रतिवाद करने का प्रयत्न करता है। लजाना बड़े तत्व को स्वीकार करने का लक्षण है। आज साहित्य को केवल कल्पना विलास की सामग्री समझना खतरनाक है। नवीन साहित्यकारों को ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों से रस संग्रह करने की आवश्यकता है। ज्ञान विज्ञान जो देश और काल में व्याप्त है। कबीरदास ने ऐसे ही साधक को शूर कहा था जो आठों पहर मस्त बना रहता है और अतीत तथा वर्तमान में संचित होने वाली ज्ञान राशि का सार भार ग्रहण करता है, उसे सहज बनाकर दुनिया को देता है। जो ऐसा नहीं कर सकता उसकी साधना अधूरी है। नवयुग के साहित्यकारों को इस तत्व को बराबर स्मरण रखना चाहिए। देखिए कबीर कितना पहले क्या बात कह गए हैं जिसे द्विवेदी जी हमें याद दिला रहे हैं। आठों पहरे मस्तान माना रहे, आठों पहरे मस्तान माना रहे, आठों पहर की छाक पीवे। कहे कबीर कोई संत जन सूरमा, काल निचोड़ी के अमृत पीवे। धन्यवाद।